अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत बिहार के 5 संसदीय क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होने हैं। इनमें अररिया भी शामिल है। हालांकि यहां उम्मीदवारों की कुल तादाद 9 है, लेकिन सीधी टक्कर भाजपा के निवर्तमान सांसद प्रदीप कुमार सिंह और राजद के शाहनवाज आलम के बीच है। 5 अन्य मुस्लिम उम्मीदवार भी खड़े हैं, जिनमें बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद गौसुल आलम और भारतीय मोमिन फ्रंट के मोहम्मद इस्माइल शामिल हैं। बाकी के 3 जावेद अख्तर, मुश्ताक आलम और मोहम्मद मुबिनुल हक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा अखिलेश प्रसाद और शत्रुघ्न प्रसाद सुमन भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनावी मैदान में हैं। प्रदीप कुमार 2009 और 2019 में अररिया संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। शाहनवाज आलम पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वो अररिया ज़िले के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से AIMIM के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन 2020 में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे। शाहनवाज के पास अपने वालिद और भाई की विरासत है। उनके वालिद तस्लीमुद्दीन पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया को मिलाकर बनने वाले सीमांचल एरिया के कद्दावर और पॉपुलर लीडर थे, जिन्होंने 2014 में अररिया संसदीय क्षेत्र पर जीत दर्ज की थी। तस्लीमुद्दीन की मौत के बाद उनके बड़े बेटे सरफराज आलम ने 2018 के संसदीय उपचुनाव में कामयाबी हासिल की थी। अररिया लोकसभा क्षेत्र का गठन 1967 में हुआ था। हालांकि ये ज़िला 1990 में बना। अररिया ज़िले में हिंदुओं की संख्या 56.6%, तो मुसलमानों की आबादी 42.9% है। यहाँ यादवों की आबादी तकरीबन 12% है। इस तरह अगर माय समीकरण या इंडिया गठबंधन एकजुट रहा तो राजद के शाहनवाज आलम को 54% आबादी से कुछ राहत या उम्मीद हो सकती है। अररिया लोकसभा क्षेत्र में वोटरों की कुल तादाद 18,85,000 से ज़्यादा है। इसमें महिला वोटरों की तादाद 9,51,000 से भी ऊपर है। जहां तक 2019 के लोकसभा चुनाव में हार जीत के आंकड़े का ताल्लुक है, तो भाजपा के प्रदीप कुमार ने 1,37,241 वोट से सरफराज आलम को हराया था। प्रदीप को 6,18,000 जबकि सरफराज को 4,81,000 वोट हासिल हुए थे। 2018 के उपचुनाव में सरफराज ने प्रदीप को हरा दिया था। सरफराज को 5,09,000 वोट हासिल हुए थे, जबकि प्रदीप को 4,47,000 वोट मिले थे। 2014 में भी प्रदीप को हार का सामना करना पड़ा था। तब तस्लीमुद्दीन को 4,07,000 वोट हासिल हुए थे, जबकि प्रदीप को 2,61,000 वोट मिले थे। अररिया का शुमार देश के पिछड़े ग्रामीण ज़िलों में होता है। 2008 के एक सर्वे के मुताबिक ये ज़िला विकास के 8 में से 7 पैरामीटर्स में पिछड़ा हुआ था। जहां एक तरफ यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, तो शिक्षा के मामले में भी ये ज़िला पिछड़ा हुआ है। सैकड़ों गांवों में बिजली नहीं है, तो 50% से ज़्यादा गांव ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी से वंचित हैं। ज़िले के जानकार लोगों के मुताबिक यहाँ की सबसे बड़ी समस्या कोसी बाढ़ से बड़े पैमाने पर होने वाला विस्थापन है। मजदूरों का पलायन भी बहुत बड़ी समस्या है। ज़िले के नौजवानों में नशा तेज़ी से फैल रहा है। रेलवे कनेक्टिविटी की भी कमी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्टार प्रचारकों के भाषणों में यहाँ की समस्याओं का जिक्र हो रहा है, और क्या उन समस्याओं के समाधान के लिए रोड मैप बताए जा रहे हैं, या भाषणों में वही लफाजी और हिंदू मुस्लिम के बीच दुश्मनी फैलाने वाली बातें हो रही हैं। इसे जानने के लिए यहाँ हम कुछ भाषणों के टुकड़े पेश कर रहे हैं, जो अलग अलग पार्टियों के लीडरों ने अपने उम्मीदवार के समर्थन में दिए हैं। कांग्रेस ने जिस तरह अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए देश के हिंदुओं के साथ भेदभाव किया, पक्षपात किया, आज कांग्रेस की कलई खुल गई है। साथियों, इस बार भी
जो मुस्लिम लीगी घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है, और मैंने पहले दिन कहा था, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। और उसका भी सार यही, सत्ता के लिए छटपटा रहे लोग संविधान तक बदलने की हद तक जा सकते हैं। भाई और बहनों, यहां नीतीश जी के नेतृत्व में इतने सालों से हम मिलकर सरकार चला रहे हैं। हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमने किसी से कुछ नहीं छीना, संविधान के हिसाब से सबको ध्यान रखा। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां अपने स्वार्थ में संविधान की मूल भावना के खिलाफ जा रही है। जी से बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक दुनिया में क्यों नहीं है। केवल झूठ बोला उन्होंने, इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। और बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। ये लोग केवल लड़ाई झंझट पैदा करने वाले लोग। आपका भाई जब 17 महीने रहा तो 5 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी देने का काम किया। लेकिन आप लोगों से यही अपील है, अगर शहनवाज भाई जीतेंगे तो 15 अगस्त जिस दिन हमें आजादी मिली थी, उस दिन बेरोजगारी से आजादी दिलाने का हम लोग काम करेंगे। और पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। 1 करोड़ लोगों को पूरे देश भर में सरकारी नौकरी। गैस का रेट 500 कर दिया जाएगा, गैस सिलेंडर का रेट 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है पूरे बिहार के लोगों को दिलवाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ के सांसद ने आप लोगों के लिए क्या किया? जो भाजपा के सांसद है जीत के जाते हैं, दोबारा आप लोगों के बीच नहीं आते, मुंह नहीं देखते। इन लोगों का राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, लेकिन केवल लोगों को ठगने का काम किया। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा अगर हमारा दुश्मन है तो वो बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ना महंगाई के बारे में बोलते हैं, ना गरीबी के बारे में बोलते हैं, ना बेरोजगारी के बारे में बोलते हैं, ना विकास के बारे में बोलते हैं। केवल हिंदू मुसलमान भाई को आपस में झगड़ा लगा करके 10 साल से राज कर रहे हैं। लेकिन एक बार भी अररिया की जनता के लिए क्या किया उन्होंने ये नहीं बताया। 10 साल में बताओ रानीगंज के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, आपके पंचायत के लिए क्या किया? एक ही काम किया है, झूठ बोला है, ठगने का काम किया है। इस बार बिहार की जनता, अररिया की जनता, रानीगंज की जनता इस बार अररिया से लालटेन जलाने का काम करेगी और इंडिया के सोनिया गांधी जेल पर रहती है, जमानत पर रहती है, राहुल गांधी जमानत पर रहती है, लालू प्रसाद यादव जमानत पर रहती है, तेजस्वी यादव जमानत पर रहती है। आप बताइए, ये ममता बनर्जी जमानत पर रहती है। आप बताइए, बीएसपी मंत्री जमानत पर रहती है। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हैं, मनीष सिसोदिया जेल में रहती है, सत्येंद्र जैन जेल में रहती है, आनंद खान जेल में रहती है, ये मंत्री जेल में रहती है, ये बीएसपी मंत्री जेल में रहती है। ये ऐसा मुद्दा है जिसमें आधे जेल पर है और आधे जेल में। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये आम चुनाव है, मगर हम सबों के लिए ये खास चुनाव है। इस वजह से खास चुनाव है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उनके सहयोगी दल वो कहते हैं कि यह मुल्क उनका है। लड़ाई इस बात की, तो अगर हम सबों का यह मुल्क है, तो अगर कोई हमको 2 नंबर समझेगा, कोई हमको जलील करेगा, तो उसका बदला लेने का वक्त जो है वो चुनाव है। अगर इस चुनाव में आप चूके तो हो सकता है आगे से फिर
आपके पास चुनाव के लिए कोई आएगा भी नहीं। कहीं कोई अपने परिवार का नहीं है, आप सब लोग परिवार हैं। हम लोग सबको अपना परिवार मानते हैं, पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं। हम लोग अपना परिवार को मानता है, पूछिए ना, बेटा बेटी ये कौन है परिवार? हम लोगों के लिए तो सब। तो इसीलिए आप सब लोगों से ये आग्रह है कि हम लोगों का केंद्र सरकार का जो काम है पूरे देश को बहुत आगे बढ़ाएंगे। आज जब आप समझ लीजिए कि फिर से श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार में जो कोई भी और जरूरत है वो भी पूरा होगा, बिहार भी बहुत आगे बढ़ जाएगा। मोदी जी, आपने 2014 में आपने जनता से क्या वादा किया था? आपने वादा किया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। आपने हमारे देश के युवा से क्या वादा किया था? आपने हमारे देश के युवा से वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे और हमारे देश का युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देंगे। आपने वादा किया था कि किसान का आय को दुगुना करेंगे। कहा था कि हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे। आज भी हमारे लोग बेघर घर में हैं। आपने क्या कहा था कि विदेश से काला धन लाएंगे और हर खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे, हर नागरिक को दे देंगे। तो कहाँ है मोदी जी हमारे अच्छे दिन? 10 साल हो गया और 10 साल में 20 करोड़ नौकरी की जगह आपने 20 लाख भी नहीं दे पाया। 20 लाख छोड़िए, 10 लाख नौकरी भी नहीं दे पाया। आधा % भी आपने काम नहीं किया। अब बताइए देश की जनता आपको क्यों चुने? सवाल यह है कि अररिया में मोदी की साख दांव पर है या तस्लीमुद्दीन की विरासत खतरे में है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक अररिया का शुमार देश के पिछड़े राज्यों में होता रहेगा और कब तक यहाँ के लोग इस टैग के साथ संघर्ष करते रहेंगे। उपलब्धियां हैं चारों तरफ, जहाँ जाइएगा वही उपलब्धियां मिलेगी और हर जन जन तक उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में भी प्रधानमंत्री बने, देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया और तब से लेके अब तक 10 सालों में भारत दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था हो गया और मोदी जी का गारंटी है कि 2027 के बाद भारत दुनिया का 3रा अर्थव्यवस्था होगा। अररिया जिला जो है और खास करके सीमांचल जिला है, ये सीमावर्ती इलाका है। हर साल बाढ़ आता है, पूरा नदियों का समूह है यहाँ पे। बाढ़ के लिए आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। बाढ़ आने के कारण जो है लोग जो है पलायन पे विवश हो जाते हैं, पलायन करने के लिए विवश हो जाते हैं। लाखों करोड़ों किसान जो है उनका फसल क्षति हो जाता है। पलायन एक सबसे बड़ी समस्या है। तो हम चाहेंगे कि बाढ़ का स्थायी समाधान हो, रोजी रोजगार का अवसर मिले, कल कारखाने स्थापित हो ताकि पलायन को रोका जा सके। कई स्थानीय मुद्दे हैं। आज देखे होंगे अररिया के युवा करीब 5 वर्षों से चीख करके चिल्ला रहे हैं स्टेशन रोड बनना चाहिए। ये बनना क्या? आप बताइए, आप सभी लोग अररिया के हैं। अररिया में एक स्टेशन है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ज़माने में और तस्लीम साहब के ज़माने में एक ट्रेन सीमांचल खुली थी। उसके बाद आज तक कोई दिल्ली जाने के लिए कोई ट्रेन है? एक तो आप पलायन को नहीं रोक रहे हैं, कम से कम भैया एक अच्छा ट्रेन तो दे दो दिल्ली जाने के लिए। जिनको पटना जाना पड़ता है वो मजबूर है कटिहार से पटना जाने के लिए। आज तक कोई एक पटना जाने के लिए कोई ट्रेन है? जलालगढ़ से किशनगंज के लालू जी का प्रोजेक्ट था, तस्लीम साहब का प्रोजेक्ट था, वो अधर में लटका हुआ है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और अररिया की जनता ने ठान लिया है इस बार चुनाव जो है वो मुद्दों पे होगा। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।